चलिए ठीक है। ठीक। चलिए भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है। आज हम लोग इतिहास के LTGIC को ध्यान में रखते हुए अतीत से अंत तक जो प्रश्न श्रृंखला है, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न पहला क्या है? सीमांत क्षेत्र में के वह उग्र निवासी, सीमांत क्षेत्र के, सीमांत मतलब जो अंतिम क्षेत्र था, सीमा प्रांत की बात हो रही है, कि वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, वे क्या कहलाते थे, वह कौन थे? प्रश्न आपका यही है कि भाई सीमांत क्षेत्र के वह कौन से, सीमा क्षेत्र के वह कौन से निवासी लोग थे जिन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों को परेशान किया था? कौन थे भाई वो? प्रश्न आपका यही है। ठीक है। हाजरा लोग थे, खोखर लोग थे, युरतावल लोग थे, या बलूची लोग थे? देखिए, जब ध्यान में रखते हैं आपकी, जब चाहे महमूद गजनवी की बात किया जाए, चाहे मोहम्मद गोरी की बात किया जाए, इन लोगों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो किस क्षेत्र से किया था? तो पश्चिम सीमा प्रांत से किया था। पश्चिम सीमा प्रांत का जो क्षेत्र था वहां से इन्होंने आक्रमण किया था। और वहां पर उनके विरोधी थे, विरोधी, उनके मुख्य प्रबल विरोधी माने जाते थे। उनका नाम क्या था? वो खोखर थे। कौन थे भाई वो? खोखर थे। खोखर जात के लोग थे। तो खोखर जात के जो लोग थे, उन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों को क्या किया था? परेशान किया था। दोनों से युद्ध हुआ था। यहां तक कि जब मोहम्मद गोरी दूसरी बार आता है 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में खोखरों ने मोहम्मद गोरी के ऊपर आक्रमण किया है। और जब खोखरों ने आक्रमण किया, इसी में इल्तुतमिश जो था, बहुत वीरता पूर्वक मोहम्मद गोरी की जान मतलब लड़के, और उसी समय जब खोखरों ने आक्रमण किया था तो मोहम्मद गोरी को बचाने में इल्तुतमिश की बहुत बड़ी भूमिका भी थी। इसी से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश को क्या करे? दास्ता से मुक्त कर दे। किससे मुक्त कर दे? दास्ता से मुक्त कर दे। और उसी समय इल्तुतमिश जो था वो दास्ता से मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। कहने का इसीलिए इसको, इल्तुतमिश को एक उपाधि दी जाती है, गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक भैया। अब प्रश्न यहाँ पे बनता, इसी के साथ अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो मोहम्मद गोरी को 1206 ईस्वी में खोखर ने ही मार दिया था। खोखर ने ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। तो दोनों जो शासक थे, चाहे महमूद गजनवी हो चाहे मोहम्मद गोरी हो, दोनों शासक जो थे वो खोखरों से परेशान हुए थे। और दोनों मतलब उसमें लास्ट मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर के द्वारा ही की जाती है। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? आपका बी आंसर हुआ। प्रश्न है, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं है, और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन निम्न में से किसका है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि हिंदुओं का यह कथन, मतलब हिंदू ये सोचते थे, हिंदू ये मानते थे कि उनके देश जैसा कोई देश ही नहीं है, उनके राजा जैसा कोई, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, और उनके राजा के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका था? किस विद्वान का था? तो प्रश्न है, ऑप्शन में है अमीर खुसरो, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी और हसन निजामी। ठीक है। तो आपको इससे पता होगा कि एक महमूद गजनवी के साथ एक विद्वान आया था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी 1018-19 ईस्वी में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। भारत आया था किसकी सेना के साथ? महमूद गजनवी की सेना के साथ। और यही से उसी समय इसने क्या किया, जब आया तो यह माना जाता है कि काशी में कुछ समय तक रहा, काशी में रहकर भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था।
अध्ययन किया। ठीक भैया। भारती भैया नमस्ते, संदीप जी नमस्ते, नमस्ते भैया। ठीक है, तो क्या है, काशी में रहकर संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और यहीं पर उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसको जानते होंगे आप लोग, क्या है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, हिंद। और जब यहां पे रहा तो इसने अपनी इस पुस्तक में बताया, इस पुस्तक में इसने बताया कि हिंदुओं का यह विश्वास है, यहाँ के लोगों का यह विश्वास है कि उनके जैसा कोई देशी नहीं है, उनके जैसा कोई राष्ट्रीय नहीं है, उनके राजा के समान कोई राजा ही नहीं है और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह जो कथन था, किसका कथन था, अलबरूनी का था। ठीक भैया, किसका है, अलबरूनी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन कथन ठीक है, मतलब सही है। तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट जो प्रश्न रहते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ के विचार करके तब आंसर दिया करिए, उससे क्या रहेगा, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, क्या कथन था भाई, बलबन राजा के दैवी सिद्धांत को विश्वास नहीं करता था। कथन सही बताना आपको, ठीक मतलब सत्य बताना है आपको। बलबन जो था वो राजा के दैवी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, आपका यही कथन है। दूसरा कथन है कि बलबन राजा को पवित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता था। बलबन का विश्वास था कि निरंकुश सैन्य तंत्र ही प्रजा को स्वामी भक्त बना सकता है तथा राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। बलबन इस बात में विश्वास नहीं करता था कि शासकीय शक्ति का डर अच्छी सरकार का आधार है। यहां पे क्या आंसर हो सकता है भाई, यहां पे आपको सत्य है वो बताना है, नहीं है शब्द नहीं। क्योंकि अगर आप देखते हैं बलबन की पहली लाइन ही देखते हैं तो दैवी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, तो नहीं नहीं ये करता है, नहीं वाला शब्द यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर नहीं रहता तो ये माना जाता, क्योंकि उसका जो राजत्व का सिद्धांत था दैवी राजत्व सिद्धांत था, इसीलिए उसने जिले इलाही का उपाधि धारण की। ठीक है, नियाबते खुदाई की उपाधि धारण की, वो इसी कारण किया था। बलबन राजा को पवित्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो पवित्र व्यक्ति के रूप राजा की पवित्रता में स्वीकार करता है। यहां तक वो मानता था कि उच्च कुल के लोग जो है वो अपने को अफराद वंश से जोड़ता था। जो शाहनामा के जो नायक थे, फिरदौसी की शाहनामा का नायक अफराद था, वो उच्च कुल का माना जाता था, तो उस वंश से अपने को जोड़ता था। और इसी कारण क्या है, वह राजा को अपना जो राजा को पवित्र मानता था कि निम्न कुल के, वो कहता था कि जब मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ जो है वो तलवार की मूठ पर आ जाते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम भैया, महेश जी प्रणाम। ठीक है, तो राइट आंसर मतलब ये क्या हो गया, तो ये भी आपका क्या गलत हो गया, नहीं शब्द आ गया। ठीक, अब आंसर जानने के लिए आपको अगर नहीं हटा देंगे, दोनों सही हैं ऑप्शन, लेकिन यहां पे पूछा गया भाई कौन सत्य, इसके अकॉर्डिंग यहां बलबन का विश्वास था कि निरंकुश सैन्य तंत्र ही प्रजा को स्वामी भक्त बना सकता है। बलबन जो था निरंकुश सैन्य तंत्र पर विश्वास करता था और इसी कारण उसने एक सैन्य विभाग ही बना दिया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग, एक नया सैन्य विभाग था जिसका नाम ही क्या था, दीवाने अर्ज। ठीक भैया, दीवाने अर्ज उसका नाम ही था भैया। ठीक, क्लियर भैया। चलिए दूसरी चीज, बलबन इस बात में विश्वास नहीं करता था कि शासकीय शक्ति का डर अच्छी सरकार का आधार है, तो यह भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या सही हुआ, सी आपका आंसर सही है, और आप लोगों का आंसर भी सी ही सही आया है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था। ध्यान रखना है, बंगाल के गवर्नर की बात की जा रही है जो बलबन के समय में विद्रोह किया था, और जिस गवर्नर की बात की जा रही है उस मतलब किसी सुल्तान के साथ पहला विद्रोह, कोई सुल्तान जो था उसके समय में पहला जो विद्रोह हुआ था वो बलबन के समय में हुआ था। किसका हुआ था, एक व्यक्ति था तुगरिल, तुगरिल खां। कौन था भाई, तुगरिल खां। तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। अब तुगरिल खां की बात करते हैं तो ध्यान में रखना है कि तुगरिल खां जब बंगाल का गवर्नर के रूप में, सूबेदार के रूप में नियुक्त होता है तो अपने को वहां पे स्वतंत्र घोषित कर लेता है, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब स्वतंत्र घोषित करने के कारण उसने मतलब अब दिल्ली सल्तनत से अपने को अलग मान लिया। जब ये सूचना मिलती है बलबन को, तो बलबन ने अयोध्या के जमींदार सूबेदार थे, उनका नाम था अमीन खां। अमीन खां,
अमीन खां को भेजा। बहुत इंटरेस्टिंग था ये, क्या है, अमीन खां को भेजा दबाने के लिए, लेकिन अमीन खां पराजित हो गया। जब बलबन को ये सूचना मिली कि अमीन खां पराजित हो गया, उसने अमीन खां को दरबार में बुलाया और कहा कि पहले तो आप इधर आ जाओ। बुलाने के बाद कहा पहले इसको उसी अयोध्या के, जो अयोध्या का सूबेदार है, अयोध्या के फाटक पर इसको लटकाओ। अयोध्या के फाटक पर लटकाया गया इसे, और कीलों से इसके हाथ को उसमें लटका के इसकी चमड़ी को निकाला गया था। मतलब वहां पे इतना ज्यादा ये क्या था, अपने को राजत्व को उस पर दिखा रहा था कि आप अगर पराजित होकर क्यों चले आए। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज इसके साथ फिर दोबारा दूसरा सूबेदार जब भेजा गया, बाद में माना गया उसको, वह भी पराजित होता, और अंततः 80-81 में बलबन अपने बेटे बुगरा खां के साथ स्वयं बंगाल जाता है। और बंगाल जाने के बाद वहीं पर क्या है, तो उस समय तुगरिल पकड़ा जाता है, उड़ीसा के जंगलों में पकड़ा जाता है, और तुगरिल वहीं पर, उसकी मुकद्दम नाम व्यक्ति था, तो उसी को तुगरिल कस उपाधि दी गई। उसने उसको मार दिया था, तुगरिल कस की उपाधि दी थी। और उसमें क्या है, फिर बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके चला आता है। यही बुगरा खां जो बलबन का पुत्र था, अब बंगाल में ही रहने लगा। इसीलिए बुगरा खां देखिए सुल्तान का पद नहीं धारण किया, बुगरा खां का पुत्र कैकूबा सुल्तान बनता है। ठीक भैया, तो ये जो कहानी थी, वो घटना थी, वो इसी के समय में थी, बलबन के समय में। तो राइट आंसर तुगरिल खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस लेखक का कथन था, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब वह अपनी प्रजा से मुक्त हो गया तथा उसकी प्रजा उससे मुक्त हो गई। यह कथन दूसरी तरीके से भी कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यह कथन किस विद्वान का है और किसके लिए कहा गया? दोनों चीजें आती भाई, कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा के लिए, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, यह किसके लिए और किस विद्वान ने कहा था? राइट आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है भाई? ए। थोड़ा सा संदीप जी विचार करिएगा, एक बार फिर विचार करिए, हो सकता है कुछ अच्छा ही मिले। बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल बिल्कुल गुड। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। ये किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदायूनी का कथन है भाई ये। ठीक भैया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, जब वह इतिहास मुंतकब तवारीख लिख रहा था, तो उस समय, क्योंकि ये तो अकबर के समकालीन था, उसने जब मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में अध्ययन किया, तो उसमें उसने लिखा कि उसकी जो कार्य योजनाएं थी, जो वह डिसीजन लेता था, डिसीजन लेने के बाद उसकी असफल योजनाएं थी और जनता उससे परेशान हो गई थी। और इसी चीज को देखते उसने कहा कि जब वह अपनी प्रजा, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो प्रजा जो है राजा से मुक्त हो गई और राजा जो है प्रजा से मुक्त हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर किससे संबंधित है? अब्दुल कादिर बदायूनी से। ठीक भैया, एक विद्वान था एल्फिंस्टन इतिहासकार था, उसने कहा कि इसमें इसकी योजनाओं को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि इसके में तो पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें पागलपन के लक्षण दिखाई देते हैं। और बर्नी ने उसको रक्त पिपासु कहा, बर्नी ने उसको रक्त पिपासु कहा, किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, तो इन सब इतिहासकारों की कुछ अलग अलग लाइन भी पूछी जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब उसने राज सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। जब उसने राज सत्ता पाई तब उसने शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया, किसके बारे में दिया? प्रश्न आपका यही भाई, कि इल्तुतमिश के बारे में दिया, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया, मुबारक खिलजी के बारे में दिया, या मोहम्मद तुगलक के बारे में दिया? क्या आंसर हो सकता है भाई? क्या आंसर हो सकता है? 6 का बी, 6 का बी। ध्यान रखिएगा, जब यहां पे जो शब्द आपने शरीयत की बात करते हैं, तो अगर अलाउद्दीन से जोड़ते हैं, तो अलाउद्दीन ने शरअ की चिंता की बात की थी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें शरअ की चिंता नहीं है, मैं जो जनता की भलाई के लिए, अलाउद्दीन का कथन था। लेकिन प्रश्न को एक बार समझिए, कह क्या रहा है? जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफी स्वतंत्र था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने किसके लिए कहा था? तो ये किसके लिए कहा था? राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ठीक भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, और आएंगे 100%। लोक सेवा आयोग अगर प्रश्न बनाएगा, ये स्टेटमेंट, इक्का दुक्का स्टेटमेंट जरूर दे देगा वो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। किसके लिए कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया। ठीक भैया, देख कुछ ऐसे प्रश्न इसीलिए हम ऐड कर देते हैं कि भाई लगभग प्रश्न मैटर आप पढ़ चुके हैं, सब लगभग जान ही रहे।
वही चीज बार बार रिपीट करने को बहुत मतलब नहीं रहता, बस कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिले उसका प्रयास किया जाता है डालने का। ठीक है, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। हो सकता है अगर आप नहीं ध्यान में आ रहे, एक बार दो बार आप रिवीजन भी कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, अभी समय है। ठीक भैया, तो राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहां चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप इसको जरूर रख लीजिएगा। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जान रहे तो आंसर इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपका आयोग बनाता है, इसी तरह के प्रश्न। ठीक भैया, चलिए भाई, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून राजीव सिंह जी। क्या आंसर बन रहा भाई? वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहां चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? अक्सर ये प्रश्न पूछता है। ठीक भैया, ये अक्सर प्रश्न पूछता रहता है, तो आपका क्या आंसर है यहाँ पे? यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विदेशों से बेसी राजदूत भेजना शुरू किया था। इसने ईरान भी भेजा था, इराक भी भेजा था, चीन भी भेजा था, कई जगहों पर इसने अपने राजदूत भेजे थे। और एक चीन का शिष्टमंडल बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए इसके समय में भारत आया हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी केयर करना भाई, अक्सर प्रश्न आपके इसमें से बनेंगे ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान पे रखिए। सीधे आ जाइए नीचे इस पे। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पाबोस, सिजदा मतलब दंडवत, पाबोस मतलब सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। कहने का मतलब प्रश्न यही है, सिजदा और पाबोस किसने प्रारंभ किया था? सिजदा और पाबोस किसने प्रारंभ किया था, प्रश्न यही है। बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। युद्ध नहीं है, यहां मिस्टेक है, मुद्रा है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, सीधे आप उल्टा कर दीजिए। ये जो कथन है ये इल्तुतमिश ने किया था, सारे चीजें, चांदी का जो टका तांबे का जीतल चालू किसने किया था शुरुआत? इल्तुतमिश ने। यहाँ पे इल्तुतमिश कर देंगे, यहाँ बलबन कर देंगे, दोनों आंसर तब सही होंगे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका न तो एक है और न तो दो है, दोनों गलत है। लेकिन आपको आंसर जानना है, आंसर तो जानना ही है। ठीक है, आंसर क्यों जानना है? क्योंकि भाई अगर इल्तुतमिश को उठा के यहां कर दीजिए, यहां बलबन को कर दीजिए, आपका दोनों लाइन आपकी सही हो जाएंगी। ठीक, तो सीधा और पाबोस बलबन ने चलाया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ क्या है, दिल्ली सल्तनत कुछ प्रमुख अधिकारियों की लिस्ट है और वो किससे संबंधित थे वो आपका है। अधिकारी और किससे संबंधित है वो प्रश्न आपका है। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई यहां देखना, बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक किससे संबंधित है? तबीर खास, सरे जानदार, वकीलेदार, किससे संबंधित? इसका आंसर बताइए। अच्छा प्रश्न है। अब एक एक में आपका चर्चा प्रश्न आपके ऐड हुए हैं, ये चीज ध्यान रखना है। एक एक लाइन में, एक एक प्रश्न में आपको चर्चा प्रश्न आपके मिल रहे हैं, इसका बताइए। क्या आंसर है भाई? फॉन्ट बहुत स्मॉल है भाई। चलिए हम आगे प्रयास करेंगे थोड़ा बड़ा फॉन्ट बनाने का। मैम थोड़ा सा बड़ा अगर हो जाए, ये बड़ा हो सकता है, बड़ा करवा दीजिएगा आगे से, क्योंकि बोल रहे हैं भाई फॉन्ट स्मॉल। चलिए हम आपकी बात कह दिए हैं, अगली बार से अब इस तरह नहीं होगा। ठीक, दिख तो रहा ही है, जब हमको दिख रहा तो आपको दिखेगा भाई, है ना? ठीक है, कभी कभी नहीं दिखता तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आंसर है भाई? बी, बिल्कुल 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 बी ही सही होगा। क्या आंसर क्या है? बरीद मुमालिक क्या है? राज समाचार। बरीद मुमालिक राज, बरीद कौन थे? गुप्तचर थे।
गुप्तचर थे, और जो गुप्तचर का प्रमुख होता था उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। इनका कार्य क्या था, राज्य के समाचार एवं सूचना तंत्र का प्रमुख हुआ करता था ये, ठीक है, बरीद। दूसरा चीज क्या है, दबीर खास की अगर बात करते हैं तो साहिब पत्र व्यवहार से संबंध था, साहिब पत्र व्यवहार संबंधित था। और सर ए जानदार की अगर हम बात करते हैं, ये सुल्तान के अंगरक्षकों की का प्रमुख हुआ करता था, जो सुल्तान का अंगरक्षक थे उसकी देखभाल इसके हाथ में रहती थी। और वकील एदार की बात करते, शाही गृहस्थ का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता था। ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? खाने जहां लोदी, भाई इसका आंसर दीजिए, खाने जहां लोदी। चलिए भाई, खाने जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? क्या आंसर आ रहा है? पहले तो आप जान लीजिएगा खाने जहां लोदी कौन था। खाने जहां लोदी कौन था? तो जहांगीर, जहांगीर के समय क्या था, यह गुजरात का सूबेदार था, सूबेदार था, गुजरात का सूबेदार था। ठीक भैया, जिस समय जहांगीर जो था, जब उसी जहांगीर के समय में ही उसके पुत्र शाहजहां जिसे आप कहते उसका मूल नाम था खुर्रम। खुर्रम ने जब विद्रोह किया था तो यहां पर इसने भी उस विद्रोह को दबाने का क्या किया था, सहयोग किया था जहांगीर का। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु होने के बाद यही खाने जहां लोदी जो था वो अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। और शाहजहां के शासनकाल में इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। लेकिन बाद में उस विद्रोह को दबाया गया और वहां पे खाने जहां लोदी और उसका पुत्र दोनों मार दिए गए। ठीक भैया, क्लियर हुआ? तो राइट आंसर आपका क्या यहाँ पे बन रहा है, राइट आंसर सी ही होगा। ये चीज ध्यान रखना भाई, जो विरोध किया था वो शाहजहां के शासनकाल में किया था। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का कालक्रम है, कालक्रम आपको बताना है, क्रम बैठाना है। ठीक है सर, कितने बजे क्लास होती है? भाई आपको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चैनल को, अपने आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लास हमारी 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में रहती है। अच्छा, नाम क्या? रसगुल्ला। चलिए अच्छी बात है। अब यही नहीं पता कि डीपी में बच्चे का है किसका है, डीपी में जो भी है नाम बहुत मीठा है और उसका स्वाद भी मीठा होता है ना। चलिए, निम्नलिखित का कालक्रम है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अगर इसकी बात करते हैं तो 18 जून 1776 को, 1576 को। किसके किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। ठीक है, बैरम खां के पतन की हम बात करते हैं। बैरम खां को समाप्त कब किया गया था, पतन कब हुआ था? तो 1560 ईस्वी में हुआ था। असीरगढ़ की बात करते हैं, असीरगढ़ की जो किले की विजय, असीरगढ़ मतलब यहाँ किले की विजय की बात हो रही है, तो 1601 ईस्वी में किया था अकबर ने। और उसके बाद अबुल फजल की हत्या की हम बात करते हैं, तो अबुल फजल की जो हत्या किया था वीर सिंह बुंदेला ने 1603 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने 1603 ईस्वी में। ध्यान में रखना है, बैरम खां के पतन की कहानी क्या उसमें थी? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून भाई सोबी खान जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो बैरम खां के पतन की बात जब 1556 से 1560 तक कौन शासक था, किसके नियंत्रण में अकबर शासन चलाता था? वो चलाता था बैरम खां के। बाद में तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां से और अकबर की सेना से मुठभेड़ होती है, जिसमें बैरम खां बंदी बनाया जाता है और बैरम खां को उठाकर रखा मक्का जाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन रास्ते में गुजरात में ही बैरम खां की हत्या हो जाती है। ठीक भैया, क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या बन गया यहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग फटाफट मिला लीजिए भाई। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले बैरम खां का पतन हुआ था। 2 से स्टार्ट कर लीजिए, 2, 1, 3 और 4 यही आंसर होना चाहिए। एक ही है ना? अच्छा, बी आ रहा भाई, हम गलत हैं कि आप लोग?
अरे भाई पहले तो लिख दिए सन, लिख दे, गलत काहे होगा। 1560 ईस्वी ना बैरम खां का पतन हुआ, फिर हुआ 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, फिर 16, ठीक तो है भाई, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा भाई, यही आंसर। ठीक भैया, चलिए। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि मध्यकाल में दिल्ली की तख्त बैठने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था और जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो आंसर है हेमचंद्र हेमू। कौन था? हेमचंद्र हेमू, सॉरी हेमचंद्र हेमू जो था, अब ये था कौन? हेमचंद्र हेमू, सॉरी यार, भाई हेमचंद्र हेमू कौन था? अगर इसकी हम बात करते हैं, यह आदिल शाह सूर का सेनापति था। आदिल शाह सूर, आदिल शाह सूर का क्या था? सेनापति था। ये पहले एक नमक का व्यापारी था, बाद में अपनी योग्यता के द्वारा शेरशाह सूरी के पुत्र इस्माइल के साथ क्या हुआ, इस्लाम शाह के साथ क्या हुआ, यह उसकी सेना में भर्ती हुआ और अपनी योग्यता के साथ क्या है, आदिल शाह सूर के समय सेनापति हो गया। इसी ने क्या किया, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इसने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह 14वां शासक, 14वां और अंतिम शासक था। 14वां और अंतिम शासक कौन था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला? हेमू ही। ठीक है, पहला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त वंश की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी के समय, इसी के साथ पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, वो यही युद्ध हुआ था। हेमू उसका नेतृत्व किया था, बाद में हेमू मार दिया गया था। ठीक है भैया, क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में काजी उल कजात किससे संबंधित थे? काजी उल कजात किस विभाग से संबंधित थे? न्याय से, धार्मिक मामले से, सैन्य विभाग से, वजारत से? किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे न्याय से। काजी उल कजात न्याय विभाग से संबंधित थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? ऐसा है, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? और थोड़ा सेंस लगाएंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, बहुत सोचना नहीं इस पे, थोड़ा सा केवल ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या भाई? अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर, सीधे सी बात है, सती प्रथा पर रोक अकबर ने लगाया था या नहीं, बस पूछा यही गया है। तो क्या लगाया था? कब लगाया था भाई? अगर सती प्रथा की रोक की बात करते हैं, सबसे पहले लगाया था 1564 ईस्वी में। सॉरी, ये जजिया, ये तो जजिया हो गया, जजिया हटाया था। सती प्रथा पर रोक कब लगाया था इसने? सन क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए अगर ध्यान में हो तो आप बताइएगा। लेकिन हाँ, सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था। हमसे भी वो हो रहा है भाई, ध्यान नहीं आ रहा है इसका डेट। ठीक है, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। हेमू आगरा का था क्या? महाराज अभी आप हेमू तक ही प्रभु पढ़े हैं। हेमू मूल रूप से यह बंगाल, बिहार के क्षेत्र का था, वहां पे व्यापारी वर्ग के रूप में था, और जो आदिल शाह सूर था वो बंगाल मतलब बिहार का ही प्रमुख था। ठीक है, तो वहीं से था, बहुत कंफ्यूज मत होइएगा इस पे। आगरा और दिल्ली पर उसका अधिकार हो चुका था, आगरा और दिल्ली पर उसका अधिकार हो चुका था। ठीक है भैया, हाँ ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे भाई क्या है? 1 और 2 ही है। डेट अगर ध्यान में आ रही है कोई लिख सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? धम्मपद क्या है? धम्मपद क्या है? धम्मपद किसे कहा गया? किस धर्म से संबंधित है? यह एक उपनिषद है, जैन धर्म का एक परिष्कृत रूप है, भारतीय राजनीतिक ग्रंथ है,
बौद्ध धर्म का एक परिष्कृत रूप है। भाई धम्म पद क्या है ये? क्या आंसर आ रहा भाई यहाँ? जय जी बताइए। रसगुल्ला जी आज आप ही पहली पहली क्लास आपकी है, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? एक बार बताइए भाई फटाफट। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपका वो मिलता रहे, मतलब आपको नोटिफिकेशन सारी मिलते रहे, क्लास से आप बराबर जुड़े रहे। ठीक भैया। हाँ, एक आप लोगों के लिए और प्रश्न है। एक मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, आप लोग उस पर सहमति बताइएगा जैसा हो। मैं एक थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। थ्योरी की क्लास जैसे अभी तो ये क्वेश्चन ये तो चलेगा, ये आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा ही। इसके अलावा हम लोग थ्योरी की क्लास लेकर आ रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा कितने लोग इसमें सहमति हैं थ्योरी की क्लास चलाई जाए। पूरा थ्योरी मतलब एक टॉपिक करके अच्छे से एक एक एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाया जाए। जितने कितने लोग सहमत हैं वो लोग अपना जरूर कमेंट में लिखे। ठीक भैया, यस आर नो करके आप जरूर लिखिए। जो लोग सहमत हैं तो उसके आधार पे, तब उसी आधार पे हम लोग थ्योरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक भैया। शोभी खान जी चलाइए सर। यस सर, स्टार्ट करिए। दीपमणि जी, राजीव जी, बस इतने लोग, 2-3 लोग ही केवल सहमत हैं क्या भाई? चलिए, बिल्कुल आप लोगों की बात पे विचार किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं ऐप पे भी क्लास अच्छे से आपको थियोरेटिकल देते रहे, आप लोग को मिलती रहे, और ये बहुत मिनिमम में देंगे हम लोग, बहुत ज्यादा उस पर आपका चार्ज भी नहीं लगेगा, बस केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क पर ही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा भाई? बौद्ध धर्म का परिष्कृत रूप। धम्म पद, अरे भाई वही अशोक का धम्म, अशोक का वही धम्म। क्या था? अशोक जो था बौद्ध धर्म से क्या है प्रभावित था, उसी के ऊपर तो ये चलाया था, तो ये डी ही आंसर होगा भाई, धम्म पद। इसमें बहुत सोचना नहीं है आपका। ठीक भैया जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे? यह अच्छा प्रश्न है भाई। महेश कुमार जी करा दीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अच्छा, जय विधनाथ हो हित मोरा। चलिए संदीप जी, अच्छी बात है भाई। देखिए हमारे आपके हाथ में बस क्या है, सब नाथ के हाथ में, बस हमारे आपके हाथ में यही है कि हम अपने टॉपिक को, जो भी चीजें हमको मिला है हम उसको पढ़ें, प्रयास करें, अच्छे से तैयार करें। बाकी सब प्रभु के हाथ में है। ठीक है। चलिए, किस स्थान से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे? क्या आंसर आ रहा भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूती कपड़े का प्रयोग, बिल्कुल बिल्कुल। कहां पे हुआ था भाई? पहली बार मोहनजोदड़ो में। एक प्रश्न और आपके लिए है, एक प्रश्न और आपके लिए, पहली बार कपास का उल्लेख कहां, मतलब कहां से प्राप्त होता है? कपास का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? ये तो सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त होता है, और जो सूती वस्त्र का प्राप्त साक्ष्य मिलता है, एक कलश में, एक कलश में सूती कपड़ा लपेटा हुआ मिला है। कपड़ा लपेट लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये कहां से? मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई ये सूती कपड़ा किससे बनता है? कपास का। तो कपास का साक्ष्य कहां पहली बार मिला? और माना जाता है भारत में ही, विश्व में भारत में ही कपास का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो चीज बताना आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होता है, तो कपास का साक्ष्य कहां प्राप्त होता है? आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऐसे भी प्रश्न आपके आते हैं भाई। धान्यकृत प्रश्न आ जाएगा, गोमत शब्द आ जाएगा, अन्यव्रत शब्द आ जाएगा, तो ये क्या बताएंगे? मेहरगढ़। वेरी गुड, बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत अच्छा आंसर। क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पहली बार क्या है? कपास का उल्लेख मिलता है, मतलब वहां पे कपास के साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक भैया, यहां से क्या आंसर बन रहा भाई?
चलिए भाई, यहां पे जो मिलता है देखिए, अब ध्यान रखिएगा जो वर्ड आपके आते हैं, यहां जो आंसर मैं आंसर बता दे रहा हूं, ये आंसर है दस्यु। जब आप ऋग्वेद में पढ़ते हैं दास एवं दस्यु की बात करें, मतलब आर्य और दस्यु दो वर्ग में यहां पे डिवाइड किया जाता था। तो आर्य लोग जो थे वो अन्यव्रत शब्द किनके लिए प्रयुक्त करते थे? दस्युओं के लिए प्रयुक्त करते थे। किसके लिए भाई? दस्युओं के लिए ये प्रयुक्त करते थे, और इनके लिए अयज्वन शब्द भी प्रयोग करते थे। अयज्वन। अब अयज्वन शब्द का अर्थ क्या था? यज्ञ न करने वाला, यज्ञ न करने वाला, मतलब इनको अयज्वन कहते थे। अयज्वन के साथ साथ इनके लिए एक और वर्ड अदेव अदेवयव होता है। अदेयव शब्द का प्रयोग करता, मतलब देवता को न मानने वाला, देवता को न मानने वाला वाले। तो ये जो मिलते हैं इस प्रकार की जो शब्दावलियां आपकी आती हैं, ये शब्दावलियां किसके लिए आती हैं? वो दस्युओं के लिए आती भैया। ठीक भैया, ठीक भैया, ये दस्युओं के लिए ये शब्दावलियां आती हैं। तो अनिव्रत शब्द भी किससे संबंधित है? दस्युओं के लिए है। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में मिलता है? भाई किस में मिलता है? यहां दिखेगा ना, बी। किसमें मिलता है भाई? छांदोग्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्न आपका क्या है? उद्दालक आरुणि और श्वेतकेतु के बीच जो विख्यात संवाद मिलता है वो किस में मिलता है? वो बी में मिलता है। अच्छा भैया, ठीक। छांदोग्य उपनिषद। ठीक भैया, राइट आंसर क्या है? छांदोग्य उपनिषद। ठीक। चलिए भाई, आप आगे, आप भी आगे, कम से कम आपका भी स्वागत है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? विष्णु का वराह अवतार, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसका आंसर दीजिए। निम्न में किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? नमस्ते अरुण कुमार जी, नमस्ते भैया। ठीक भैया, क्या आ रहा भाई? उदयगिर गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। वराह अवतार क्या था? वराह अवतार जब ये पृथ्वी, जो हिरणाक्ष नामक असुर जो था वो पृथ्वी को लेकर समुद्र में छुपा दिया था, उसी समय क्या है, विष्णु ने वराह अवतार का रूप धारण किया था, वो पृथ्वी का उद्धार किया था। ये जो आंसर आपको मिलता है किस पे? ये मिलता उदयगिर गुफा। उदयगिर गुफा किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। ठीक भैया, राइट आंसर आपका क्या है? ए ही होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसी एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह, सॉरी ये तो वही सेम आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते। निम्न अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये सब, ऐसे भी आपके कुछ न कुछ प्रश्न बनते रहते हैं, थोड़ा सा टफ। ठीक है, निम्न अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? ऑप्शन देके बताइए फटाफट। मतलब प्रजापति देवता के रूप में किसे माना गया? यहाँ पे कौन से अवतार माने गए? कौन भंडारे उंडारे सारा भाई?
क्या आंसर आ रहा है भाई? एक और क्या, मत्स्य और वराह, वामन और नृसिंह, आप लोगों का बी आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसी के एक कलम नीचे सी पे पहुंच जाए, वही आंसर आपका बन जाएगा, सी आंसर होगा। क्या भाई? मत्स्य अवतार और वराह अवतार, इसको वर्णित किससे किया गया? प्रजापति से, प्रजापति से जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल नहीं था। अच्छा प्रश्न है ये, और ये हमको लग रहा है सबको पता भी होगा। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कौन शामिल नहीं था? बिहार नहीं था, पंजाब नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था, या पांड्य देश, पांड्यों का शासन नहीं था। 22 का क्या बन रहा है? अफगानिस्तान। और आंसर दीजिए भाई। कुछ लोगों का डी भी आ रहा आंसर, कुछ लोगों का बी भी आ रहा आंसर। इसका मतलब चारों ऑप्शन चारों क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, महेश जी ने सी भी लगा दिया, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है। चलिए, ध्यान रखना है, डी ही आंसर सही होगा। ठीक भैया, डी ही आंसर सही होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो था, जब आप पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख, जब पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख में भी चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपर्णी, ये सब जो राज्य थे, ये उसके पड़ोसी राज्यों में गिने गए थे। इसका मतलब अगर वो उस समय पड़ोसी राज्य में थे, अशोक जैसा महान शासक उनको जीतने का प्रयास नहीं किया, इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वह नहीं जीते गए थे। ठीक भैया, उसके समय में भी नहीं जीते गए थे। और यहीं पर पांड्य देशों का उल्लेख कौन करता है? मेगस्थनीज करता है। पांड्यराज, मेगस्थनीज पांड्यराज का उल्लेख करता है, पांड्यराज। और ये बताता है कि पांड्यराज में 7 वर्ष की माता का उल्लेख करता है, कि 7 साल की माता का उल्लेख, मतलब एक 7 साल की बच्ची वो माँ का रूप धारण की, मतलब माँ बन गई है। ये उसके भ्रामक विवरण है, मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण माना जाता है भैया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन पांड्यराज का उल्लेख करता है चंद्रगुप्त, तो कौन सा लेखक? तो इसमें मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज की इंडिका में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का सामान्य वृत्त रूप निरूपित किया? पहले तो जानना है भाई वार्ता क्या है, यहां आंसर दीजिए और बताइए वार्ता शब्द है क्या। पहले ये भी तो पता होना चाहिए भाई, जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं प्रश्न का मेल रूप क्या है। क्या था भाई? कौटिल्य ने कहा, वेरी गुड। कौन, किसने कहा? कौटिल्य ने वार्ता को क्या कहा? सर्वप्रथम शूद्र का सामान्य वृत्ति बताया, कौटिल्य ने। अब वार्ता क्या है? प्रश्न यही बनता भाई, वार्ता क्या हो सकता है। तो वार्ता में ध्यान रखना, जब हम वार्ता शब्द की बात करते हैं, इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, और व्यापार एवं वाणिज्य आता है। वाणिज्य सब मिला के एक शब्द कहे जाते हैं, वार्ता शब्द। ठीक है, तो जब भी वार्ता शब्द आए तो इसका मतलब आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि इन तीनों की बात की जा रही है, कोई एक की बात नहीं हो रही, यहां तीनों की बात हो रही है। कृषि की, पशुपालन की, व्यापार वाणिज्य, तीनों की बात हो रही है। उसके लिए वार्ता की बात की, और उसके लिए कौटिल्य ने, पहले क्या था, पहले केवल 3 वर्ग के लोग ही इसमें 3 वर्ण शामिल होते थे, शूद्र उसमें शामिल नहीं होते थे। लेकिन कौटिल्य की पुस्तक में पहली बार उल्लेख किया गया कि उसमें क्या है, शूद्र भी शामिल हो जाएंगे। ठीक भैया, शूद्र भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक भैया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख मिलता है? भाई अशोक के जो अभिलेख हैं उसके नाम का उल्लेख, ये मध्य प्रदेश पूछा है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग रूपनाथ है, गुर्जरा है, सांची है, सारनाथ है। तो सारनाथ को हटा ही दीजिए। तो बनारस में अपने आप जान रहे हैं 3 पे लड़ाई लड़िए आप। ठीक है, 3 पे लड़ाई लड़िए। लड़ाई क्या लड़ सकते हैं? अरे प्रभु 24 का है आ गया रसगुल्ला जी, 24 का डी का है होगा भाई। सारनाथ को हमने हटा ही दिया, पहले हटा रहे हैं तब का है आंसर दे रहे हैं उसको।
ठीक है, उसको तो हटा ही दे, हम तो पहले ही इसको काट दिए। तो एक ध्यान रखिएगा, जब अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है तो प्रमुख 4 स्थानों से मिलता है। अशोक कहां से नाम मिलता है? मास्की से। मास्की कहां पर है? कर्नाटक। क्या भाई कर्नाटक है? उडेनगोलन ये भी कहां पर है? कर्नाटक। नेतूर ये भी, और एक नाम आता है आपका गुर्जरा। गुर्जरा जो है वो एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, 3-4 स्थानों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक भाई, उडेनगोलन मास्की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई संदीप जी, तैयारी बहुत अच्छी है इस बार आपका। जो लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं सबका फाइनल ही है इस बार, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस यही लय बनाए रखिए लास्ट तक। गुर्जरा आपका राइट आंसर। ठीक भैया, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित सिक्कों पर आधारित थे। भाई सिक्कों से क्या प्रश्न आता रहता है? सिक्कों से क्या प्रश्न आता रहता है भाई? गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः किन के सिक्कों पर आधारित थे? रोमन और शकों के, कुषाण एवं यौधेय के, कुषाण और शक क्षत्रप के, रोमन और कुषाण के। इसका आंसर दीजिए भाई जल्दी। सर मैं नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि आपके उस पर नाम यही आ रहा है, अन्यथा आप लोग मत लीजिए, क्योंकि जब नाम जो हम लोग जानेंगे वही बोल सकते हैं। अगर आपको इंडिकेट करना होगा तो हम यही बात करेंगे। और फिलहाल बहुत अच्छी बात है, मेरी ईश्वर भी कामना रहेगी, मेरा भाई जो भी होगा अच्छी बात है कि आप JRF होके आइए। ठीक है, बिल्कुल मिलिए। ठीक है, बाकी हम लोग क्या है क्लास ऑलरेडी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऐप पे। अगर आपको सहयोग चाहिए तो आप ऐप पे आके जुड़िए, हम लोग मिल के क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या है रिजल्ट अच्छा मिले आपका। ठीक भैया, चलिए यहाँ पे क्या है गुप्त स्वर्ण, किसका क्या आंसर आ रहा है भाई? आंसर क्या आ रहा है? आंसर बताओ फटाफट। सी, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई जो गुप्तकालीन सिक्के थे वो कुषाणों और शकों के सिक्कों पर आधारित थे। कुषाण और शक के सिक्कों पर आधारित थे, क्योंकि गुप्त जो थे वो ऑलरेडी कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं उससे वो प्रभावित रहे होंगे। तो राइट आंसर आपका क्या है भैया? राइट आंसर आपका कुषाण और शक क्षत्रप। क्लियर भैया? चलिए राइट, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किनका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था? बहुत अच्छा प्रश्न भाई, ये गुप्तकालीन शब्दावलियां है ज्यादा से ज्यादा इसमें। गुप्तकालीन और सातवाहन कालीन दो प्रकार की शब्दावलियां इस समय है इसमें, कि भाई कि निम्नलिखित शब्दों में से किनका प्रयोग प्राचीन भारत में भूमि माप के निर्देशन के लिए होता था? ठीक है, कौन कौन सा होता था? पल शब्द है, नाल शब्द है, कुल्यावाप है, निवर्तन शब्द है। भूमि माप की बात हो रही भाई। क्लियर भैया? क्या आंसर आ रहा है? तो यहां पे ध्यान रखना भाई, अगर हम पल की बात करेंगे, अगर हम पल की बात करते हैं तो पल क्या था? एक सिक्का था। पल एक प्रकार का सिक्का प्राचीन भारत में होता था। ठीक है, कीर्ति पटेल जी सर आपसे थ्योरी पढ़नी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कब स्टार्ट होगी? भाई आप ऐप पे जाइए, ऐप पे आप जाइए, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपको ऐप पे सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेशन आपका इस पे मिलता रहेगा कीर्ति जी। ठीक भैया? ठीक भैया, बाकी आपको इस पे मिलता रहेगी, प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर चलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और बाकी ऐप पे भी आपको क्लास मिलती रहेगी। एक भी नहीं है, परचेज किए क्या आप? भाई परचेज करने के बाद ही दिखेगी ना, डायरेक्ट थोड़ी दिख जाएगी। चलिए ठीक है, दिख जाएगी, हम बात कर लेंगे टेक्निकल टीम से, भाई कुछ आपको डेमो दिख जाएगी, बिल्कुल दिख जाएगी। ठीक है, चलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या है? नाल है, कुल्यवाप है, और निवर्तन है। ठीक भैया,
क्लियर भैया? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 2 3 4, 2 3 4। ये गुप्त काल और किसके लिए है भाई? गुप्त काल सातवाहन काल में ये भूमि को मापने की क्या है, इकाई होती थी। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है कायस्थ जाति का। एक चीज ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाति को हटा देना हमारी तरफ से, जाति शब्द को हमारी तरफ से हटा दीजिए। ठीक है, कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? अब बताइए आंसर, या अब आपका आंसर सही निकल जाएगा, क्योंकि जाति लगेगा थोड़ा सा अलग हो जाता। ठीक भैया, बताइए फटाफट। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? किसने किया भैया? मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, नारद ने, बृहस्पति ने। देखिए ध्यान रखना, कायस्थ के आने की वजह से ब्राह्मणों को बहुत कड़ी चुनौती मिल गई थी। कैसे मिल गई थी? क्योंकि ब्राह्मण की जो लेखन कार्य करने का काम उस समय ब्राह्मण वर्ग ही करते थे, लेकिन जब कायस्थ आ जाते हैं तो लेखन कार्य, कायस्थ मतलब वही जो पुरानी मूवी में आप मुंशी जी लोग नहीं देखते, लाला मुंशी जी, जो पूरा चश्मा लगाए हुए एकदम पूरा कागज चोखा करते थे, जो पुरानी मूवी में विलन दिखाया रहता है ठाकुर साहब के यहाँ। ठीक है, तो उस प्रकार के वही कायस्थ, उस प्रकार को उसको देखते थे, तो कागजी कार्रवाई वही लोग करते थे। और इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है कायस्थ शब्द का, याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और एक जाति के रूप में जब मिलता है, जाति के रूप में किसमें मिलता है भाई? ओशनम स्मृति में, ओशनम स्मृति में मिलता है। ध्यान रखना दोनों चीजें, कायस्थ का जो शब्द, कायस्थ शब्द का उल्लेख जो मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, और जब एक जाति के रूप में मिलता है तो किसमें? ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक भैया, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? नहीं है पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है, और चोल काल से हमेशा 1-2 प्रश्न आने फिक्स है, इसीलिए क्या है कुछ प्रश्न जरूर चोल काल के डाल दिए जाते हैं। ठीक भैया, यहां बताइए, राजराज प्रथम मुमार चोल देव सही है या गलत है? राजेंद्र प्रथम पंडित चोल सही या गलत है? कुलतुंग प्रथम सुंगम तवीर्त चोल, इसने कर को माफ कर दिया था, इसलिए इसकी ये उपाधि आई थी। क्या आंसर आ रहा है? क्या भाई? क्या राजाधिराज, त्याग समुद्र? तो राइट आंसर क्या है? ध्यान रखना भाई, यहां पे राइट आंसर आपका ये, क्योंकि जो त्याग समुद्र उपाधि है, ये त्याग समुद्र उपाधि किसकी है? विक्रम चोल की, विक्रम चोल की। और विक्रम चोल के एक और उपाधि है अकलंक, अकलंक उपाधि है। बाकी सारे आपके सुमेलित है, सारे सुमेलित है। इसके कल की क्लास में भी हमने राजराज प्रथम की कई उपाधियों का उल्लेख किया था। ठीक है, कई उपाधियों का यहाँ पे हमने उल्लेख किया था, शिवपाद शेखर की उपाधि का उल्लेख किया था, मतलब कई प्रकार की उपाधि यहाँ चर्चा किया गया था। पंडित चोल, गंगईकोंड चोलपुरम, उन गंगईकोंड की उपाधि तो राजेंद्र प्रथम ने लिया था। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है, राजा इस त्याग समुद्र की बात करते हैं तो विक्रम चोल ने किया था, और इसकी एक और उपाधि है अकलंक उपाधि। ठीक भैया, अगला प्रश्न है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नव सैनिक अभियान चलाया था। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई ये। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने, शैलेंद्र शासक, जब शैलेंद्र शासक की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला एरिया, अंडमान निकोबार वाला एरिया, उधर की बात तुरंत अपने आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरफ कहने का मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र के पास जो समुद्री क्षेत्र है, वहां के जो शासन थे वो वहां पे शैलेंद्र राजवंशी शासक जो थे शासन कर रहे थे। ठीक है, वहां पे देखिए प्रश्न, अब ऑप्शन क्या है? समुद्र पार के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, क्या इसके लिए चलाया था? ठीक है, भारतीय व्यापारियों के मार्ग, भारतीय व्यापारियों के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए, ताकि चीन से भारत का व्यापार उन्नत हो सके, इसके लिए चलाया था? या श्री विजय को अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ बाध्य करने के लिए चलाया था? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अरब व्यापार को नियंत्रित करने के लिए चलाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो भाई, कि वह चाहता था चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित हो रहे हैं उसमें उनको कोई विवाद न होने पाए, कोई समस्या न आने पाए, क्योंकि जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार होगा
बंगाल खाड़ी के क्षेत्र से ही होते हुए जाएगा चीन, और इसी कारण वह चाहता था कि भारतीय व्यापारियों के मार्ग की बाधा दूर हो जाए, समस्या न आए, और इसी कारण इसने क्या किया था, यहाँ पे अपना जो पूर्वी क्षेत्रों पर अभियान किया था वो यही किया था। क्लियर भैया? ठीक भैया, आगे बढ़े। क्लियर हुआ भाई? आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त की थी? ये अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त की थी? भाई किसने किया था? किसने किया था? क्या भाई? राजराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र द्वितीय ने? आंसर दीजिए फटाफट इसका। क्या भाई? राधे 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 भैया यश सिंह जी। देखिए, जब हम बात करते हैं चोल शासकों की, तो वहां पे जब हम भारतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो भारतीय क्षेत्रों में जब मालदीव की बात करेंगे, कहने का मतलब पश्चिमोत्तर, ये पश्चिम दक्षिण का जो भाग है, इस क्षेत्र में जो विजय प्राप्त किया था वो राजराज प्रथम ने किया था। राजराज प्रथम ने किया था। लेकिन जब इस क्षेत्र की बात करते हैं, इधर जो विजय प्राप्त किया था, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब क्षेत्रों पर, वो किसने किया था? वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। और रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका पे, आधे श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने, और पूर्व श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम ने। ये सब प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना भैया। ठीक भैया? क्लियर भैया? चलिए, राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल सोने का सिक्का जाना जाता है। भाई चोल के सोने के सिक्कों को क्या नाम देते हैं? ठीक भाई, चोल सोने का सिक्का जाना जाता है। सर डेली 50 क्वेश्चन लाइव। अरे भाई पहले तो आज का तो पूरा कर लो। क्या भाई? आज का तो पूरा कर लो। चलिए, ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना, कलंजू और कासू दोनों सोने के सिक्के चोलकालीन थे। दोनों चोलकालीन सिक्के थे। लेकिन अगर कलंजू की बात करते हैं, तो कलंजू जो था वो बहुत कम मात्रा में मिलता था, और जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो था, प्रचलित कासू सिक्का होता था। ठीक भाई, प्रचलित कासू सिक्का होता था। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन में, अगर ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए, दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, बस अंतर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपके दोनों आप आंसर मानेंगे। ठीक भाई? क्लियर भाई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? भाई कौन से हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है भाई? क्या भाई? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रंगपुर से, बनावली से? किससे हुआ था भाई? यहां क्या आंसर आ रहा है? सी। कुछ लोगों का सी आ रहा है भाई। क्या है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का मिलता? बिल्कुल राइट आंसर सी है। चावल की भूसी का जो साक्ष्य मिलता है, यहां से क्या मिलता है? चावल की भूसी का साक्ष्य, भूसी का साक्ष्य। ठीक है, और इसी के एक और स्थल है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता के दो स्थल ऐसे प्रमुख स्थल हैं जहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल की भूसी और चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से? और दोनों कहां पे स्थित है? गुजरात राज्य में। कहां पे स्थित है भाई? गुजरात राज्य में दोनों स्थल स्थित है। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? सी। इसके अलावा लोथल से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर भैया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अच्छा प्रश्न है, लगभग घटना आप जान ही रहे, उस घटना का डेट अगर आप क्लियर है, अपने आप राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में रखना है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी मतलब ब्लैक होल की घटना।
कहाँ पे हुई थी भाई? ये ब्लैक होल की घटना बंगाल में हुई थी, सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। और कब हुई थी? प्रश्न ये आपका ये है 20 जून 1756 ईस्वी को। यही है ना? यही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही है क्या भाई? चलिए, अगर हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की बात, बक्सर की युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 22 से 24, सॉरी 24 अक्टूबर होगा ना? डेट एक बार क्लियर कर लेना। 1764। ठीक। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? दो संधि हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त, एक हुई थी 16 अगस्त और 1765। अब बची क्या है? मीर जाफर की मृत्यु। मीर जाफर की मृत्यु की बात करते हैं तो बक्सर के युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1764 में, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक भैया? नहीं भाई, 63 कहां आ गया? मीर जाफर की मृत्यु 63 नहीं प्रभु, क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय पूछा जाता है कौन बंगाल का नवाब था, तो उस समय मीर जाफर ही था। दोबारा आया था ना, गद्दी पे बैठा था, तो 64 में वो भी था, 64 में ये दोनों था। बस ये लास्ट बक्सर युद्ध के बाद उसकी मृत्यु हुई थी भैया। ठीक है ना? तो राइट आंसर अब फटाफट बना लीजिए, काल कोठरी से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 होना चाहिए आंसर, 1 2 3 4 ए ही आंसर तो होना चाहिए भाई। क्या आंसर आ रहा था? ए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में, डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। क्या ऐसा सही है? वे मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। डच जो थे भाई, इन्होंने 17वीं सदी मतलब 1600 के बाद, 1600 के बाद स्टार्ट किया। लगभग माना जाता है 1605 में मछलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, यहीं से इन्होंने अपना शुरुआत किया था और मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। देखिए ध्यान रखना, मिर्च मसालों, डचों ने ही पहली बार भारतीय सूती वस्त्र को व्यापारिक वस्तु के रूप में परिवर्तित किया था। डचों की बहुत बड़ी देन है कि जो भारतीय सूती वस्त्र थे उसको व्यापारिक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार करना प्रारंभ किया तो दोनों व्याख्या होगी, तो व्याख्या आपका नहीं है। ठीक भाई, व्याख्या नहीं, बी ही आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा भाई। सही दोनों है, लेकिन कैसे सही है? 17वीं शताब्दी मतलब 1600 के बाद का जो समय है, 17वीं शताब्दी व्यापार वही प्रारंभ किया, पहला सही हो गया। ठीक है, मिर्च और मसालों से सूती वस्त्रों का, ये इन्होंने ही सूती वस्त्रों को व्यापारिक वस्तु के रूप में परिवर्तित किया था। ठीक भैया, क्लियर? अब दूसरी बात यहां पे आती है, एक प्रश्न और आपका आता है कि इन्होंने ही सबसे पहले स्वर्ण पैगोडा चलाया था। स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्का चलाया था। तो चारों कंपनियों, जो भी कंपनियां आई थी उसमें मात्र यही चारों कंपनियों, जितनी कंपनियां आई थी सभी कंपनियों मात्र डचों ने ही पहली बार क्या था, इन्होंने स्वर्ण सिक्का चलाया था, और इसके पहले किसी ने भी स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया था। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी पर निम्न में से किस संत का सर्वाधिक प्रभाव था? भाई शिवाजी पर किसका प्रभाव था? एकनाथ का था, नामदेव का था, वामन पंडित का था, तुकाराम का था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास गुरु। लेकिन वो किससे प्रभावित थे उसी समय? वो किससे प्रभावित थे भाई? तुकाराम से प्रभावित थे। किससे? तुकाराम से प्रभावित थे। तुकाराम ही महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। क्लियर भैया? राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कार्नवालिस कोड, पीस इंडिया एक्ट, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट। कार्नवालिस कोड आपको पता होगा 1793 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट आपको यह भी पता होगा 1773 की बात हो रही है, और पीस इंडिया एक्ट की बात 1784 की बात हो रही है। अब तो ऑलरेडी आराम से मिला लोगे भाई। क्या बन रहा है यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, 2 से स्टार्ट कर लीजिए। 2, उसके बाद 3, 2 3, 2 3 और 1, बी आंसर।
यही बना भाई ना, क्या सरकार यही बन रहा है ना। चलिए बी, बिल्कुल। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के परिषद व्यापारिक एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के परिषद व्यापारिक एकाधिकार। उसके बाद इसको मिलाना आपको, दास प्रथा पर प्रतिबंध, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो कहां से उठा रहे हैं भाई, ईस्ट इंडिया में जो व्यापारिक एकाधिकार की हम बात करते थे, शुरुआत कहां से होता है, ये 1813, चाय चीन को छोड़कर 1813 था, ठीक है। दास प्रथा पर प्रतिबंध की हम बात करते हैं तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के बाद 1919 की बात की, 1909 की बात की गई, और संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 की स्थापना की गई। अब आप यहां से आंसर लगा लो फटाफट, क्या बन रहा है वही आप आंसर यहां पे बता सकते हो। ए का 2 बन गया, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, बी आंसर आपका राइट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोट में सही कालक्रम उनका बताएं भाई। इसको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सबसे पहले कहां विद्रोह हुआ, उसके बाद कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुआ, मेरठ से हुआ, एकदम शुरुआत है 10 मई से ही स्टार्ट हो गया, 1857 ईस्वी को यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक भाई। अब एक से स्टार्ट कर लो, एक एक में ही है आपका, ठीक है। उसके बाद लखनऊ विद्रोह होता है 4 जून को, 4 जून 1857 को, ठीक भाई। फिर उसके बाद 5 जून के यहां पे होता है, उसके बाद इलाहाबाद में होता है। तो पहला आंसर क्या होता है यहाँ पे, मेरठ में सैनिकों ने इसका नेतृत्व किया था, झांसी आप रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बेगम हजरत महल ने यहां पर किया था, और इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने किया था, ठीक भैया। हाँ मेरठ से ही सब शुरू होता है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला है, द प्रेसेप्ट ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। 2 पुस्तक है, प्रेसेप्ट ऑफ जेसस और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 2 अलग अलग पुस्तकें हैं, एक में मत जोड़ लेना, कामा लगा भाई। राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, थॉमस वेबिंगटन मैकाले या विलियम कैरे। तो किसने लिखा था, लिखा था राजा राम मोहन राय। जब आप राजा राम मोहन राय को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहां से पता चल जाएगा भाई, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों से के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी। भाई इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो ब्रिटेन में किया था, और वहीं पर इंडिया हाउस की स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। तो किसने किया था 1905 ईस्वी में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक भाई, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किस एक ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न आंसर दीजिए आप लोग। क्या आंसर आ रहा भाई, ए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, जीडी कुमार ने किया था, और इन्होंने इस स्वदेश सेवक होम की स्थापना की थी, और एक स्वदेश सेवक नामक पत्रिका भी निकाला था, स्वदेश सेवक नामक पत्रिका भी या अखबार का भी संपादन वहां से करते थे। तो यही आंसर होगा भाई। जो लोग नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक भाई, जिससे भी आपकी डेली की का समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 12:30 से 2 के बीच में हमारी क्लास रहती है, जो प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। ऐप की क्लास भी आपका स्टार्ट हो गया है,
आप उस वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों की घोर निराशा का कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 1918 के आसपास की बात हो रही है। साम्राज्यिक सम्मेलन था। शांत सम्मेलन में केवल थोड़े से भारतीय नरेशों की भागीदारी थी। विश्व युद्ध की समाप्ति भारत में शांति की जगह दमन का प्रयोग हुआ। 1919 में गांधी के दिल्ली गमन पर सरकार का रोक हुआ। 1919 में रॉलेट कानून पारित होना था। अब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन बन रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में आंदोलनकारियों के जहां पे निराशा आई थी? ठीक भाई, क्या आंसर आ रहा है यहां पे? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे। क्या आंसर आ रहा है? 2 और 4। क्यों आ रहा है? क्योंकि विश्व युद्ध की समाप्ति भारत में शांति की जगह दमन का प्रयोग किया गया। क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए ही पहली बार क्या किया गया, वहीं पे रॉलेट एक्ट की बात होने लगी। क्रांतिकारियों को पकड़ा जाने लगा, बंदी बनाया जाने लगा। जो अब शांति की बात किए रहे वहां पे ये उठा रहे थे, ठीक है। लेकिन 1919 में रॉलेट कानून भी पारित हो गया, जो 1917 में ही स्टार्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट मतलब बनाया गया था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, 1919 में पारित हो गया। इसी कारण क्या था, भारतीय इन लोगों क्या था, घोर निराशा हुई। महात्मा गांधी भी खुद पहली बार इसी रॉलेट कानून के विरोध में ही वो पहली बार क्या किए, भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे। अभी तो किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इसमें वो शामिल हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 2 और 4 राइट आंसर बन रहा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत कौन कौन से थे? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत कौन कौन से थे? प्रश्न क्या बन रहा है यहाँ पे? सत्य और अहिंसा, उचित साधन तथा उचित उद्देश्य, खादी तथा अहिंसा, सत्याग्रह तथा अहिंसा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनका जो क्या था, उचित साधन हो और उसका उचित उद्देश्य हो। इस पर कहने मतलब महात्मा गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते थे। साधन और साध्य की पवित्रता, सत्य अहिंसा वो अलग उनका मैटर था, ठीक है। यहां इसकी बात हो रही, उचित साधन और उचित उद्देश्य। साधन साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते थे वो, इसीलिए क्या है, वो मानते थे अगर उस तरह अगर चला जाएगा तो रामराज्य आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बना यहाँ पे? साधन और उचित साधन तथा उचित उद्देश्य। क्लियर भैया, कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न है। 1905 में बंगाल के विभाजन के पीछे सरकार की क्या सोच थी? सिंपल सा प्रश्न है, सब बता सकते थे। अराजकतावादी नहीं थे भाई गांधी जी, कहां अराजकतावादी बना दे रहे हो उनको? दार्शनिक अराजकतावादी थे। दार्शनिक शब्द लगाओ तब सही होगा, नहीं तो अराजकतावादी अलग हो जाएगा, ठीक है। दार्शनिक अराजकतावादी उन्हें कहिए, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की क्या सोच थी? क्या सोच थी भाई? राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य की क्या सोच थी उसकी? प्रशासनिक सुविधा हेतु थी, ठीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए पृथक प्रांत की व्यवस्था के तहत ये बात किए थे। और हाँ जी वही सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। नहीं जैसा क्या है, थोड़ा सा अराजकतावादी में अलग हो अंतर आ जाएगा। जब आप अराजकतावादी कहेंगे तो पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से, तो मेन उद्देश्य जो था क्या है, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य थे, मेन यही उद्देश्य था। जो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे, क्योंकि क्रांति की उपज बढ़ रही थी बंगाल से, शुरुआत भले क्या कहते महाराष्ट्र से हुई हो, लेकिन उसका केंद्र बन गया था बंगाल। और बंगाल में ही क्या है, वहीं संगठन बन रहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, धीरे धीरे आंदोलन भी बढ़ रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए जो लॉर्ड कर्जन जो था वो चाह रहा था कि बंगाल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाए, और उसने बताया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम विभाजन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। किस आधार पर विभाजन हुआ था? उसने उसका जो था राष्ट्र, मतलब वो चाह रहा था कि बंगाल को वहां पर क्या कहते हैं, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का भी यहाँ पे रोल आ जाएगा, ठीक भैया, क्लियर? चलिए बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाव समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए राइट आंसर आपका क्या बना यहाँ पे? ए, राइट आंसर ए, ठीक। फिलहाल जो लोग
पूरा डिटेल कोर्स लेना चाह रहे हैं, ऐप पे आपको मिल जाएगी, ऐप पे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सबको आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। द स्मार्ट विजन क्लासेस के आपका टेलीग्राम है, ठीक है। इस टेलीग्राम पे आप पूरी तरह से आप इसको लेकर आप इससे जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भैया, ठीक है। एक बार इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए, ठीक है। जब आप कमेंट में बताएंगे तो थोड़ा सा हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, हम भी प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लाने का, ठीक है। तो आप लोग भी, और टाइम पे 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच क्लास रहेगी, टाइम पे आप लोग वहाँ पे जुड़ जाया करिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपको डेली मिलती रहती है, क्या है, आपके यहाँ जो प्रवक्ता इन सब के लिए जो निःशुल्क समान अध्ययन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक भैया, ऑलरेडी ये चल रहा है। इसके बाद ये सब आपके टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सब बैच आपके सारे चल रहे हैं। एनसीईआरटी की सारी बैचेज हमारे यहाँ क्या है चलाई जा रही है हमारे चैनल पे। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ सारी ये सब क्लास आपकी सब ऑलरेडी अब रन हो रही हैं। अब आप लोग ऐप पे भी जा सकते, ले सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेशन में हम लोग डेली मिलते रहेंगे, हमारी आपकी बातचीत डेली चलती रहेगी और अच्छे अच्छे प्रश्नों की हम कोशिश करेंगे अच्छी श्रृंखला आप लेकर आपके सामने उपस्थित होने का, ठीक है। इसी के साथ बस आज यहीं तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।